प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है आप सभी लोगों के लिए। जो भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और समाज शास्त्र के विषय को लेकर परेशान हैं, वो इस बात को लेकर परेशान है कि सर जो है वो 8 मार्च को जब समाज शास्त्र का पेपर मिलेगा तो वो कैसा करेंगे। तो उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लघु उत्तरी अति लघु का जो ये टेंशन खत्म करने वाला वीडियो है। फिर विद्यार्थियों टोटल 200 देखिए, ये पहले मैंने यहाँ पर पार्ट 1 बन चुका है इस वीडियो का। पार्ट 2 हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्री बोर्ड बोर्ड में जो भी आप बैठने वाले हैं प्री विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है। 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, श्रृंखला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के छाटे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये पर भी प्रश्न जो है, ये सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा चुका है। एक टोटल जो थे प्रश्न पहले पार्ट में प्रिय विद्यार्थियों, वो 20 प्रश्नों का सिलेक्शन, 20 प्रश्नों का डिस्कशन जो है वो किया जा चुका है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो आप लोगों के 21वें प्रश्न से। ठीक है ना। देखिए, 20वां जो प्रश्न था, भूमंडलीकरण ने बाजार पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो यहाँ तक आपका समाप्त हो चुका है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 21वें प्रश्न को लेकर अपने। ठीक है ना। 21वें प्रश्न में देखिए, चैप्टर कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन, सामाजिक असमानता और बहिष्करण का ढांचा क्या होता है। सामाजिक असमानता और बहिष्करण का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। तो इसमें जब हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए तो 21वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, सामाजिक असमानता का क्या अर्थ है। सामाजिक असमानता का क्या अर्थ है। सामाजिक असमानता में हम बात करें रिलेशंस, तो तात्पर्य क्या होता है, समाज में जो संसाधन है, वो अवसर है और अधिकारों के असमान वितरण से है। सामाजिक असमानता का मतलब क्या होता है, रिलेशंस की एक समान दृष्टिकोण से लोगों को न देखना। ठीक है ना। जिसे यहाँ पर देखा जाए, जातिवाद के कारण ऐसा होता है, धर्मवाद के कारण ऐसा होता है, तो ये चीज देखने को मिलती है। तो संसाधन जो भी हैं, उन सभी संसाधनों पर सभी लोगों का सही से स्वामित्व न होना, सभी को एक समान अवसर न प्रदान करना, यानी अधिकारों का बंटवारा एक समान मतलब न करना, तो ये चीजें जो होती हैं रिलेशंस, वो सामाजिक असमानता को जो है वो बढ़ावा देती हैं। यानी सामाजिक असमानता जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ये आपका 21वां प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आपके 22वें प्रश्न की ओर। देखिए, 22वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 22 समाजशास्त्र का, बहिष्करण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहिष्करण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहिष्करण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहिष्करण का मतलब होता है एक तरीके से बाहर, यानी समाज से बाहर क्या करना, व्यक्ति को निकाल देना। ठीक है, कर देना। तो बहिष्करण समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से अलग करता है और उनके विकास में बाधा डालता है। ठीक है ना। देखिए, उनके विकास से प्रॉपर, भाई यही सी बात है, जब समाज से आप, जब व्यक्ति अलग होता है तो वो कैसे विकास इंसान का होता है, कैसे लोगों को कार्य करना चाहिए, वो चीजें उनके ध्यान में, या एक तरीके से कहें तो वो जब सामाजिक दृष्टिकोण से रहता है, समाज में रहता है चीजें, तो वो अलग तरीके का मतलब जो होता है वो चीजें देखने को मिलती है, यानी विकास जो होता है या जो कार्य होता है वो उसको अच्छे तरीके से और करते हैं। 23वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता को कैसे बढ़ावा देती है। जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता को कैसे बढ़ावा देती है। देखिए, जाति व्यवस्था क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जन्म आधारित होता है। क्या होता है, मुख्य रूप से जो होता है वो जन्म आधारित होता है। ठीक है ना। जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक अवसरों को सीमित करती है। ठीक है ना। ये चीज हो गया, जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक अवसर जो होते हैं, वो दृष्टिकोण जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है इस पर डिपेंड करता है। यानी जाति व्यवस्था देखा जाए जन्म आधारित है, जन्म आधारित का मतलब हो गया जन्म से आधारित है, तो उसमें जो ये सामाजिक और आर्थिक जो अवसर होंगे वो उनके सीमित हो जाते हैं। जैसे किसी भी हम लोग SC ST OBC जनरल, जब हम लोग कैटेगरी बांट के बात करते हैं तो उसमें अवसरों का, समान अवसरों का न मिलना, या आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक अवसरें सीमित हो जाती हैं, तो ये मुख्य रूप से जो है असमानता को उत्पन्न करती है ना, या एक तरीके से देखा जाए तो असमानता को ये उत्पन्न करती हैं, देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 प्रश्न की ओर। देखिए, 24वां हम लोग का प्रश्न क्या है, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। लैंगिक असमानता का, लैंगिक असमानता से तात्पर्य क्या होता है, डिस्टेंस, महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव करना। देखिए, यहाँ पर लैंगिक का मतलब हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात होती है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात होती है, तो यहाँ पर लिंग आधारित भेदभाव करना, मतलब
किस रूप में ये भेदभाव करना? सामाजिक दृष्टिकोण में करना, आर्थिक दृष्टिकोण से करना, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करना, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लैंगिक असमानता। ठीक है ना? तो ये सभी क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, लैंगिक असमानता जो होता है ये बहुत ही चीजें सही नहीं होती। जैसे कहा गया कि महिलाएं घर के लिए क्यों नहीं, या महिलाओं के लिए आर्ट्स का विषय बना है, साइंस जो है वो पुरुषों का विषय है, तो ये सभी धारणाएं जो है वो बन जाती है मानसिकता में। नहीं ये सर्विस कर सकते हैं या सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो ये मानसिकताएं जो है वो बन जाती है एक। ठीक है ना? तो ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। 25वां देखिए प्रश्न क्या है, सामाजिक गतिशीलता से असमानता कैसे कम हो सकती है? भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारी रीजन है। सामाजिक गतिशीलता से असमानता कैसे कम हो सकती है? तो सामाजिक गतिशीलता से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने का एक अवसर मिलता है। ठीक है ना? मतलब वो अपने क्या करते हैं, जो सोसाइटी में वो रह रहे हैं तो वो अपने पोजीशन को चेंज करने का उन्हें एक अवसर मिलता है। सामाजिक गतिशीलता मिलने का मतलब है कि उनको जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो है वो समान अवसर जब मिलता है तो सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलता है। ठीक है ना? जिससे क्या होता है, असमानता कम होती है। इससे क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो असमानता में कमी देखने को मिलता है, और पारस्परिक सद्भाव की भावना या समाज में जो दृष्टिकोण की भावना होती है वो एक तरीके से सही दृष्टिकोण का एक जो विकास होता है, यानी समाज में वो अ, सभी लोगों के जो सद्भाव का विकास होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो भाव देखने को मिलता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, देखिए चैप्टर भी ध्यान में, मैं चैप्टर का भी इसीलिए बात कर रहा हूँ। द चैलेंज ऑफ कल्चर डिफरेंसेस, द चैलेंज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं की चुनौती। सांस्कृतिक भिन्नताओं की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। 26 प्रश्न क्या है हम लोग का प्रिय विद्यार्थियों, सांस्कृतिक भिन्नता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक भिन्नता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक भिन्नता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक भिन्नता का अर्थ अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो विभिन्न समुदायों की भाषा, धर्म, परंपराओं और जीवन शैली में विविधता। यानी अगर देखा जाए तो अगर बात करें हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, ना, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, तमाम ऐसे जो जगहों पर हम लोग देखते हैं तो वहां पर सांस्कृतिक भिन्नता का अर्थ हो गया, यानी अलग अलग समुदायों के लोग हैं तो उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। धर्म के लोग हैं तो उनका पहनावा ओढ़ावा रहन सहन जो होता है वो अलग तरीके का होता है। परंपरा जो होती है उनकी अपनी एक परंपरा बना लेते हैं वो लोग, और जीवन शैली में भी विविधता देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये मुख्य रूप से जो होता है वो सांस्कृतिक भिन्नता का ये जो होता है अध्ययन किया जाता है, वो सांस्कृतिक भिन्नता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इन सभी चीजों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 27 है। प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। ठीक है ना? तो डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। सांस्कृतिक भिन्नताओं से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, आइए। सांस्कृतिक अगर भिन्नताएं देखने को मिलता है समाज में प्रिय विद्यार्थियों, तो समाज में क्या होता है, विभाजन होता है। नहीं, जो समाज होता है उसका, जो सोसाइटी होता है उसका डिवीजन देखने को मिलता है, नहीं पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। नहीं भाई जैसी बात, भेदभाव हम लोग जब करेंगे तो वो दृष्टिकोण क्या होता है, लोगों का चेंज हो जाता है। संघर्ष देखने को मिलता है भाई, जाहिर सी बात, विभाजन होगा तो लोग अपने अपने स्तर से संघर्ष करेंगे, सही असहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? ये जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो सब मिला जुला कर ये नुकसान ही है। ठीक है ना? सांस्कृतिक भिन्नताओं से समाज में जो होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पर ये प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आप, 28 प्रश्न की ओर देखिए। 28वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक एकता का समाज में क्या महत्व है? सांस्कृतिक एकता का समाज में क्या महत्व है? भाई जाहिर सी बात है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा तो सांस्कृतिक एकता के समाज में जो है वो सहिष्णुता हो गया, शांति हो गया और सामंजस्य स्थापित करता है। जस्ट इसके ऊपर वाला जब प्रश्न आप देखेंगे तो जस्ट इसी का अपोजिट है, यानी सांस्कृतिक भिन्नताओं से समस्या क्या है, विभाजन है, संघर्ष है और सहिष्णुता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि सहिष्णुता देखने को मिलेगा, शांति देखने को मिलेगा। सामंजस्य का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ लोग कोऑर्डिनेशन बनाकर अच्छे से रहते हैं, ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ये चीज जो होती है वो मुख्य रूप से जो इसमें शामिल होती हैं। मियो, मोना, इधर आओ, तो करती है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखा वकील साहब फोन आते दो तो। सांस्कृतिक बहुसांस्कृतिकता का क्या अर्थ है?
29 प्रश्न की हम लोग जब बढ़ते हैं तो बहुसांस्कृतिकता का क्या अर्थ है। बहुसांस्कृतिकता का अर्थ क्या है। देखिए, बहुसांस्कृतिकता के तात्पर्य से हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो एक समाज में विभिन्न संस्कृतियों का सह-अस्तित्व, यानी किसी समाज में जो है कई प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, यही जैसे कहा गया कई धर्मों के लोग हो गए, कई समुदायों के लोग हो गए, कई जातियों के लोग हो गए, तो जब वो लोग मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुसांस्कृतिकता। बहुसांस्कृतिकता, ठीक है ना। ये आपका 29 प्रश्न हो जाएगा। देखिए, प्रश्न जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सीधा है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा समझना आप लोग के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न मेन प्रश्न है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए उपलब्ध कराई गई है और जबरदस्त तरीके से इसे करते रहिएगा आप सभी लोग अपने क्लासमेट पर शेयर भी, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। और हैप्पी न्यू ईयर भी आप सभी लोगों को। नए वर्ष में आप लोग एंट्री कर चुके हैं 2025 में, तो 2025 को यदि खास बनाना है, यदि आप बोर्ड विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले तो आप लोग का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आपका परसेंटेज, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सांस्कृतिक भिन्नताओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, सांस्कृतिक भिन्नताओं के समाधान के लिए अगर देखा जाए तो शिक्षित किया जा सकता है समाज को, आपस में संवाद कर सकते हैं हम लोग, बात विवाद कर सकते हैं, और सांस्कृतिक आदान प्रदान अगर हम लोग कर रहे हैं यानी एक दूसरे की संस्कृति को भी हम लोग अगर ले रहे हैं और दे रहे हैं तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सांस्कृतिक भिन्नताओं के समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक भिन्नताओं को सुलझाने में ये क्या करता है, सहायक हो सकते हैं। क्या ये मुख्य रूप से जो कदम होते हैं, शिक्षा का कदम, संवाद का कदम, सांस्कृतिक का कदम, ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपना वर्क करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य के सुझाव। सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य के सुझाव। परियोजना कार्य के सुझाव में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए तो 31 हम लोग का प्रश्न यहाँ से है, परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी परियोजना कार्य जो बनाया जाता है उस परियोजना कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। तो भाई देखिए, कोई भी यदि अगर परियोजना बनाई जाती है तो उसका जो उद्देश्य होता है एक विकसित समाज के बारे में होता है। परियोजना कार्य का जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो छात्रों में सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित करना, यानी छात्रों में सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित करना जो होता है वो परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है, और उनकी शोध क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है ना। उनकी शोध क्षमता को बढ़ाना और सामाजिक मुद्दों की समझ के लिए जो है विकसित करना मानसिक रूप से, ठीक है ना। ये जो होता है परियोजना कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से बात होती है। परियोजना कार्य का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। परियोजना कार्य का एक उदाहरण दीजिए। देखिए प्रश्न यहाँ पर है, पॉइंट है ये, भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति और चुनौतियां। भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति और चुनौतियां, यानी वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है वो मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण होता है। महिला भारत में ये ना स्थिति और चुनौतियां एक परियोजना कार्य के रूप में हम लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 33 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परियोजना में शोध के कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, शोध के चरणों में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों परियोजना के, तो समस्या की पहचान करना पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फिर उसके बेस पर जो है डाटा को संग्रह किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें विश्लेषण किया जाता है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं अच्छे से, और अंत में जो होता है वो निष्कर्ष दिया जाता है। यानी शोध के चरण जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों परियोजना में शोध के कौन कौन से चरण होते हैं। तो शोध के चरण में जो है समस्या की पहचान करना मुख्य रूप से, जैसे हम लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की स्थिति और चुनौतियां, तो महिला सशक्तिकरण को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं तो पहले समस्या की पहचान करेंगे कि महिला सशक्तिकरण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं बीच में। फिर उसके बाद उसके बेस पर हम जो है डाटा संग्रह करेंगे, फिर उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, फिर अंतिम में जो है निष्कर्ष देंगे, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखा डिस्कशन तो चले जाइएगा देख लीजिएगा, आप लोग को प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगा ये। और इम्पॉर्टेंट है जो सीरीज चल रही है आप सभी लोगों के लिए, सिविक्स का भी सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए मिल रहा है। बहुविकल्पी का सीरीज मिला है, अति लघु का मिल रहा है, लघु उत्तरी का मिल रहा है। तो जो भी मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों तो उसको छोड़िएगा नहीं, सबको जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न जो आती है लघु का ही मान के चलिए, लघु में भी कभी कभी पूछेगा तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आपको लिखना है, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। परियोजना रिपोर्ट लिखने के मुख्य घटक क्या है। परियोजना रिपोर्ट लिखने के मुख्य घटक क्या है।
देखिए परियोजना घटना रिपोर्ट को जो लिखते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, तो उसके लिए भूमिका चाहिए और उद्देश्य चाहिए, विधि चाहिए, निष्कर्ष चाहिए और साथ ही साथ सुझाव चाहिए। तो मुख्य रूप से जो परियोजना रिपोर्ट लिखते हैं हम लोग, उसके बेस पर जो है भूमिका, उद्देश्य, विधि, निष्कर्ष और सुझाव जो होता है वो परियोजना रिपोर्ट के अंतर्गत जो होते हैं लिखे जाने वाले मुख्य घटक होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 35वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 35 प्रश्न क्या है, एक अच्छे सामाजिक परियोजना का क्या महत्व है। एक अच्छे सामाजिक परियोजना का क्या महत्व है। तो सामाजिक परियोजना, अच्छी सामाजिक परियोजना क्या होती है, उसके महत्व के बारे में बात करें तो यह छात्रों को जो होता है प्रिय विद्यार्थियों सामाजिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान समाधान को खोजने में मदद करता है। जो सामाजिक परियोजनाएं बनाई जाती है, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो समस्या एक बड़ी जटिल समस्या के रूप में, जटिल की कैसे समाधान किया जाए। जैसे हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं हम लोग की जनसंख्या वृद्धि, तो वो समस्या समझना बहुत जरूरी है। फिर उनके समाधान के लिए जो है प्रयास करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक अच्छे सामाजिक परियोजना का क्या महत्व होता है, तो यह छात्रों को सामाजिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद करता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर जो हम लोग है अब पढ़ते हैं हम लोग 36वें प्रश्न की ओर। लेकिन ये चैप्टर जान लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है। देखिए 36वां प्रश्न हम लोग का जो है प्रिय विद्यार्थियों इसी पर है, संरचनात्मक परिवर्तन का क्या होता है। संरचनात्मक परिवर्तन का अगर बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना में जो बदलाव होता है उसे ही हम लोग संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव जो होता है संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या हो गया, बदलाव जो हो गया, कोई बदलाव किया गया, कोई भी, जैसे कभी पेंशन योजना ला रहे हैं हम लोग, कभी बंद कर दिया जा रहा है, कभी कोई चीजें स्कॉलरशिप दी जा रही है, कभी रोक दी जा रही है। तो ये जो होता है, ये ऐसे तमाम जो एक्टिविटीज हैं सामाजिक के तौर पर देखा जाए, तो सामाजिक में जैसे कहा गया एकल परिवार हो गया ना, संयुक्त परिवार हो गया, दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से राजनीतिक संरचना बदलाव, तो राजनीति में के लिए देखा जाए तो जैसे राजनेता जो है अपने अपने लोगों को सीधा करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो वो भी प्रभावित करता है। 37वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए औद्योगिकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए औद्योगिकरण ने क्या किया, रोजगार के अवसर बढ़ाए प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाए तो रोजगार के अवसर इसमें बढ़े हैं। शहरीकरण को देखिए प्रोत्साहन मिला है उद्योगों की वजह से, यानी उद्योग के आने की वजह से शहरीकरण में जो है, यानी ग्रामीण जो इलाके हैं मुख्य रूप से जो नगरीकरण हुए या शहरीकरण में वो बदल रहे हैं। पारंपरिक समाज में बदलाव लाया गया। ठीक है ना, पारंपरिक समाज मतलब जो है एक रूढ़िवादिता समाज जब चल रहा था तो उसमें बदलाव भी देखने को मिला, तो पारंपरिक समाज में बदलाव भी लाया गया। तो ये भारत में औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण रूप से परिणाम ये देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 28वें प्रश्न की, हम लोग 38वें प्रश्न की। देखिए विद्यार्थियों 38 प्रश्न है। 38वां हम लोग का, शहरीकरण संरचनात्मक प्रक्रिया परिवर्तनों को कैसे प्रभावित करते हैं। शहरीकरण संरचनात्मक परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं या करता है। ठीक है ना, तो शहरीकरण जो होता है विद्यार्थियों, ग्रामीण समाज को देखा जाए तो आधुनिक बनाने के रूप में, रोजगार बढ़ाने के रूप में और जीवन शैली में बदलाव लाने में मदद करता है। ठीक है ना, शहरीकरण देखा जाए तो ग्रामीण समाज को जो होता है आधुनिक बनाने में, मतलब ग्रामीण गांव के लोग और शहर के लोग, जब गांव के लोग जो है शहर में आ जाए, शहर के लोग गांव में जब चले जाए तो देखते हैं कि दोनों में जो है बहुत चीजों का जो होता है जीवन शैली में बदलाव, बहुत तरह की जीवन शैली देखने को मिलता है। ठीक है ना, और हम लोग को बहुत ये सौभाग्यशाली है कि हम लोग ग्रामीण और शहरी दोनों का देखा जाए तो एक तरीके से आनंद मिलता है। कभी जरूरत पड़ने पर आप लोगों ने देखा होगा अभी कि हम लोग कभी कभी खेतों में भी उतर जाते हैं, और भाई कृषि क्षेत्र से हैं, कृषि पिताश्री जो है वो किसान हैं भी, और ये सब तो काम हो ही रहा है आप लोगों का जो शहरों में रह रहे हैं हम लोग। भारत में संरचनात्मक परिवर्तन के मुख्य कारक क्या हैं, तो संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण लाया गया, जो शहरीकरण उसके बेस पर हुआ, वैश्वीकरण का मतलब हो गया पूरे विश्व का एकीकरण हुआ जो, और आर्थिक सुधार की नीति जो या आर्थिक सुधार जो लाया गया, ये सभी जो है संरचनात्मक परिवर्तन को लाने के महत्वपूर्ण रूप से कारक हैं, जिसकी वजह से जो है भारत में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है ना, इन सभी चीजों की वजह से मुख्य रूप से जो है देखने को मिला ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग अब 40वें प्रश्न की ओर, और आज के इस सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा।
और प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रिय विद्यार्थियों, और निश्चित तौर पर ये आपको लाभान्वित करने वाले हैं। भारत में हरित क्रांति का संरचनात्मक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बदलाव लाए। देखिए, हरित क्रांति जो है प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, ठीक है ना। भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी इसके लिए लगे थे, जो भी सभी लोगों का योगदान सामूहिक रूप से रहा है इसमें, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था ना। हरित क्रांति का जो ये संरचनात्मक मॉडल लाया गया था, तो ये बहुत यानी कृषि उत्पादकता में तो जबरदस्त तरीके से, यानी गेहूं की कृषि को देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त लाभ मिला है हरित क्रांति की वजह से। और जाहिर सी बात है, जब गांवों का विकास होगा यानी गांव में फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, तो मतलब आप केवल फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके द्वारा क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होंगे वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वो मजबूत बनेंगे, ठीक है ना। वो एक समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 40 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए जारी है। ये भाग 2 था, भाग 1 यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। समाज शास्त्र का 20 प्रश्नों का, और आगे ऐसे ही प्रश्न बनते रहेंगे आप लोगों के लिए। और सिविक्स के भी प्रश्न आप लोग को मिल चुके हैं, तो जबरदस्त तरीके से उसे भी देखिए और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। और जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। प्री बोर्ड का पेपर आप लोग के सर पर है, अच्छे से स्टडी कीजिए। तुरंत उसके बाद गैप भी नहीं मिलेगा, तुरंत आपका बोर्ड का पेपर होगा, ठीक है ना। तो 1-2 महीनों के लिए प्रिय विद्यार्थियों मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और लगन के साथ पढ़िए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। नव वर्ष आप सभी लोगों को मंगलमय हो। आप लोग बेहतर नव के साथ साथ नव निर्माण भी कीजिए अपने परसेंटेज को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। यही शुभकामनाओं के साथ प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।